नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था तिवारी शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला में हिंदी की सहायक प्राध्यापक हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में कंप्यूटर सुविधाएं, वर्तनी शोधक और मशीनी अनुवाद। कंप्यूटर, जैसा कि आप जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें हम इनपुट देते हैं। उस इनपुट डाटा की प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। हिंदी में कंप्यूटर सुविधाएं। हिंदी में आज कंप्यूटर सुविधाएं क्या क्या हैं, इनसे आप सभी परिचित हैं। कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, चिकित्सा, रक्षा, बैंक, परिवहन, खरीदी, प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी ने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। आज हम प्रत्येक कार्य ऑनलाइन करते हैं, चाहे बिजली का बिल पटाने का काम हो, चाहे सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में। प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर की आवश्यकता और महत्व से हम अवगत हैं और इन सभी क्षेत्र में हिंदी का बोलबाला है। कंप्यूटर के द्वारा हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो, फोटो, ऑडियो भेज सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं और कोविड-19 के इस दौर में तो चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में आज ऑनलाइन कार्य हो रहे हैं। ऑनलाइन सुविधा चिकित्सा परामर्श हेतु भी उपलब्ध है और इंटरनेट बैंकिंग, हॉस्पिटल में तो रोबोट से भी काम लिया जा रहा है। भारत जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में आज कंप्यूटर में हिंदी की सुविधाएं बढ़ रही हैं और लगातार बढ़ती रहेंगी। कंप्यूटर और सूचना क्रांति ने सीमाओं का अतिक्रमण कर विश्व एक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। मोबाइल कंप्यूटर ने सारी दुनिया से हमें जोड़ दिया है और सारी दुनिया को हमारी मुट्ठी में कर दिया है। प्रत्येक क्षेत्र कंप्यूटर पर आधारित है और किसी भी क्षेत्र की सूचनाओं को हम कुछ ही समय में तुरंत प्रसारित कर सकते हैं। पहले जब कंप्यूटर आया शुरुआती दौर में, तो ये था कि केवल अंग्रेजी जानने वाले ही कंप्यूटर पर कार्य कर सकते थे, किंतु आज हमारे हिंदी भाषी भारत देश में बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं जिन्होंने हिंदी में हमको काम करने की सुविधाएं दी हैं और यह कार्य लगातार विकसित हो रहा है। विंडोज़ एक्सपी दूसरे वर्जन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कई भाषा में काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का इंडिक IME कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की सुविधा प्रदान करता है। हिंदी गूगल इनपुट अपनी भाषा के शब्दों में अंग्रेजी से या और दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में हम उसको टाइप करके, साथ ही साथ अब तो गूगल में यह सुविधा हो गई है कि हम जो बोलते हैं वाक्य के द्वारा भी हम इनपुट दे सकते हैं अपनी भाषा में, अपनी भाषा हिंदी में। हिंदी के कई फ़ॉन्ट हैं कंप्यूटर में आज और मोबाइल में। पहले यह परेशानी आती थी कि यदि एक फ़ॉन्ट की टाइप की हुई सामग्री को हम दूसरी जगह भेजते थे, जब वो दूसरे सिस्टम में जाता है, दूसरे मशीन में जाता है, तो उसका जो फ़ॉन्ट है वो बदल जाता है या हमको वह दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब यह सुविधा है, यूनिकोड ने यह सुविधा दी है कि हम यूनिकोड में किसी भी सामग्री को टाइप करते हैं और यदि उसको भेजते हैं तो वह जाकर जो भी फ़ॉन्ट रहता है उसी में हमको दिखाई दे देता है। गूगल तो अंग्रेजी वेब पेज का हिंदी अनुवाद करने की भी सुविधा दे रहा है। हिंदी ही नहीं बल्कि और कई भाषाओं के अनुवाद की भी सुविधा दे रहा है। ECIL हैदराबाद ने 1977 में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु पहल की। IIT कानपुर बिट्स पिलानी ने इसे और आगे बढ़ाया। अब हिंदी में अनेक स्तरीय साइट हैं जिस पर ज्ञान विज्ञान, तकनीक, साहित्य की जानकारी
न केवल हम ले सकते हैं बल्कि अब तो उसके बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं। शिक्षा के जैसे यूजीसी का ईपीजी पाठशाला, शोध गंगा, ई पाठशाला, एनसीईआरटी, चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे महाविद्यालयीन विश्वविद्यालयीन शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में ये ऐप अपनी सुविधाएं हिंदी में हमें दे रहे हैं। इन्फ्लीबेट अनेक स्तरीय पत्र पत्रिकाएं भी अपने ऐप उन्होंने लॉन्च किए हैं, जिनके द्वारा हम हिंदी में बहुत सारे पत्र और पत्रिकाएं भी पढ़ सकते हैं। जैसे वेब दुनिया है, हिंदी कुंज है, अनुभूति है, अभिव्यक्ति है, हिंदी समय है। ये इस अच्छी स्तरीय साइट हैं। हम सोशल साइट्स का भी प्रयोग करते हैं और सोशल साइट्स में भी हिंदी ने अपने पैर जमा लिए हैं और यहाँ तक उनमें जो हम इमोजी यूज़ करते हैं, इमोजी का उपयोग करते हैं, कि हिंदी के हिमोजी आ गए हैं और इन हिमोजी को बनाने का काम किया है अपराजिता शर्मा, दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उन्होंने। तो इस प्रकार से आज हिंदी में कंप्यूटर की सुविधाएं लगभग सभी क्षेत्र में हैं और आगे यह बढ़ेंगी ही। इसके बाद हम देखते हैं वर्तनी शोधक। वर्तनी शोधक होता क्या है? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो जांच करके हमें विकल्प देता है और सही शब्द चयन करके हम उसमें सुधार कर सकते हैं, अथवा लेखन में यदि त्रुटि है, टाइपिंग में त्रुटि है, तो हम टाइपिंग को भी सुधार कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार वो नीचे लाल स्याही से उसको अंडरलाइन कर देता है। तो इस प्रकार से वर्तनी शोधक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमें सही शब्द के लिए विकल्प देता है और सही शब्द चयन करके हम अपने वर्तनी को सुधार सकते हैं। शुरुआती दौर में हिंदी टाइपिंग के साथ वर्तनी शोधन की भी समस्या बहुत आती है। शुरुआती दौर में हिंदी राइटर टाइपिंग के साथ ही हिंदी वर्तनी जांच की सुविधा प्रदान करता था। प्रमुख आईएमई 20 भाषाओं में सुविधा देता है। गिरगिट नामक लिप्यंतरण टूल है जो टाइपिंग के साथ साथ आपको वर्तनी शोधन की सुविधा देता है। फिर फायरफॉक्स, ओसीआर, माइक्रोसॉफ्ट के प्रूफिंग टूल और इनके अलावा डॉक्टर अनुराग सीठा द्वारा विकसित माला शब्द शोधक, वर्तनी जांचक और शब्द शोधक आदि कुछ ऐसे वर्तनी जांचक प्रोग्राम हैं जो हमें अपनी टाइपिंग के साथ साथ वर्तनी शोधन की भी सुविधा प्रदान करते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं मशीनी अनुवाद में। अनुवाद क्या होता है? अनुवाद का अर्थ है किसी कथन के बाद कहना, पुनर्कथन। अनुवाद की यदि हम परिभाषा देखें, अनुवाद से तात्पर्य एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना है। अनुवाद एक प्रकार का रिक्रिएशन है, अर्थात अनुरचना है, जिसके द्वारा एक भाषा की पाठ्य सामग्री दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित की जाती है। ये तो हुआ अनुवाद। हम कंप्यूटर की सुविधा के साथ ही अनुवाद का कार्य भी मशीन के द्वारा अर्थात कंप्यूटर के द्वारा और अब तो मोबाइल के द्वारा करते हैं। तो जब हम अनुवाद की प्रक्रिया मशीन के द्वारा करते हैं तब वह कहलाता है मशीनी अनुवाद। मशीनी अनुवाद यदि हम देखें, कंप्यूटर या मशीन की सहायता से एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना मशीनी अनुवाद कहलाता है। अनुवाद की प्रक्रिया में भी आप इनपुट देते हैं। जिस भाषा सामग्री जिस अनुवाद की प्रक्रिया में एक होती है स्रोत भाषा और दूसरी होती है लक्ष्य भाषा। अनुवाद की प्रक्रिया में मशीन को हम इनपुट के रूप में स्रोत भाषा देते हैं और वह उसका अनुवाद करके उसे
लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर देती है और हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। अनुवाद हेतु आवश्यक मुख्य घटक यदि हम देखें, अर्थात अनुवाद की प्रक्रिया में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, तो अनुवाद की प्रक्रिया में यदि हम देखें तो पहला घटक है भाषा, दूसरा घटक है मशीन और तीसरा घटक है मानव। भाषा चूंकि हम अनुवाद कर रहे हैं इसलिए भाषा एक आवश्यक घटक है, चूंकि हमको उसी का अनुवाद करना है, उसी भाषा की सामग्री का हमको अनुवाद करना है। अतः भाषा का ज्ञान जिस प्रकार से एक अनुवादक को होना चाहिए, भाषा, शब्दों और व्याकरण का ज्ञान, उसी प्रकार से मशीन को भी हम इन सारी सुविधाओं से उपयुक्त बनाते हैं और उसके बाद हम उससे अनुवाद की प्रक्रिया करवाते हैं। भाषा पहला घटक शब्दों और वाक्यों की अभिव्यक्ति व्याकरणिक संरचना के द्वारा कंप्यूटर को देना होता है, उसे प्रोग्राम करना होता है। और दूसरा है मशीन तकनीक की जानकारी। और तीसरा है मानव अर्थात भाषाविद का सहयोग आवश्यक होता है मशीनी अनुवाद में। चूँकि यह एक मशीन है और मशीन को हम एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के तहत तैयार कर रहे हैं और ये तैयार करने वाला मानव होता है, तो मानव का काम यहाँ पर उसको बनाने से लेकर, डेवलपर से लेकर उसका सहयोग करना और अनुवाद की जांच करने तक उसका कार्य यहाँ पर तीनों स्तर पर होता है। भाषा शब्दों और वाक्यों की अभिव्यक्ति व्याकरणिक संरचना के द्वारा कंप्यूटर को देनी होती है, उसे प्रोग्राम करनी होती है। और भाषा सामग्री को यहाँ हम कहते हैं मशीनी अनुवाद की भाषा में कॉर्पस। वह व्याकरण की जानकारी देनी होती है, अर्थात पहले स्तर पर आप भाषा सामग्री यानी कॉर्पस और उससे संबंधित व्याकरण, उससे संबंधित शब्दकोश आदि की जानकारी देनी होगी आपको। जिस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं उसी प्रकार से मशीन से अनुवाद कराने के लिए हमको उसी प्रकार की सभी सामग्रियां लगती हैं यहाँ। दूसरा यहाँ पर है अनुवाद के लिए मशीन अनुवादक होती है यहाँ पर, और स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इन दो भाषाओं की भी जानकारी, दोनों भाषाओं, जिस प्रकार से एक अनुवादक को दोनों भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए, उसी प्रकार से मशीन को भी हमको दोनों जानकारियों को उपलब्ध कराना पड़ता है। दोनों भाषाओं की जानकारी, दोनों भाषाओं के व्याकरण आदि से हमको मशीन को पूरी तरह से प्रोग्राम करना पड़ता है। तो दो भाषाओं की कॉर्पस की शब्द सामग्री, कॉर्पस या शब्द सामग्री की जानकारी हम होनी चाहिए। शब्द सामग्री के आधार पर आंकड़ा बेस्ड डाटाबेस डिज़ाइन करना होता है, उसी आधार पर हम उस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे। आंकड़ा बेस्ड डाटाबेस डिज़ाइन दोनों भाषा के व्याकरण की जानकारी के साथ अंतरण व्याकरण भी तैयार किया जाता है। अंतरण व्याकरण का अर्थ ये होता है कि एक भाषा में कही गई जो बात है उसमें जो व्याकरण का उपयोग हो रहा है वह दूसरी भाषा के स्तर पर किस तरह से वह बदलेगा या अंतरण करेगा। कॉर्पस के स्तर पर यहाँ पर हमारा तकनीकी पक्ष पूरा होता है और यहाँ पर भाषा घटक का कार्य यहाँ पर पूर्ण होता है। दूसरा घटक हम देखते हैं मशीन पहला काम करेगी अनुवाद सिस्टम व सहायक उपकरण को तैयार करना। मशीन के स्तर पर हमको दो कार्य करने होते हैं, एक तो अनुवाद सिस्टम और सहायक उपकरण को तैयार करना। मशीन सबसे पहले करती है स्रोत भाषा का विश्लेषण। चूँकि यहाँ मशीन एक अनुवादक है, मशीन भी उस स्रोत भाषा जिसका अनुवाद हमें करना है उसको पढ़ेगी, उसका विश्लेषण करेगी। दूसरा कार्य वो करेगी लक्ष्य भाषा में बदलना यानी अंतरण करना।
तीसरा कार्य वह करेगी पुनर्गठन का, रिकंस्ट्रक्ट। तीनों के लिए हम यहाँ तकनीकी व्यवस्था करेंगे। अब मशीन भाषा का विश्लेषण किस प्रकार करती है? भाषा का विश्लेषण करने के लिए पार्सर होता है। पार्सर जो रहता है पद निरूपण का कार्य करता है। यह पद निरूपक की सहायता से स्रोत सामग्री का विश्लेषण करता है। दूसरा है विश्लेषण करने के बाद जनरेटर। जनरेटर जो है वह उस स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में अंतरण करता है, स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में अंतरण करता है। और तीसरा है ट्रांसफर लेक्सिकन अर्थात पुनर्गठन। स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा का विश्लेषण, स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में अंतरण और फिर पुनर्गठन या ट्रांसफर लेक्सिकन इसे कहा जाता है। इन मुख्य घटकों के अलावा सहायक सिस्टम, जिस प्रकार से मानव अनुवादक जो रहता है उसको शब्दकोश की जानकारी चाहिए रहती है, व्याकरण कोश की जानकारी चाहिए रहती है, तो ये सारी चीज़ें हम यदि कहीं आवश्यकता पड़े तो हम ये इनको लेके बैठते हैं, शब्दकोश हम रख के बैठते हैं, उनसे सहायता लेते हैं। उसी प्रकार से मशीन को भी कुछ सहायक सिस्टम या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और इसमें इन सहायक सिस्टम में होते हैं, एक होता है रूप विश्लेषण, मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर। रूप विश्लेषक, रूप विश्लेषण करने के लिए रूप विश्लेषक होता है जिसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर, जो प्रत्यय उपसर्ग आदि को पहचानने का काम करता है। दूसरा होता है पदबंध अंकक, फ्रेजर मार्कर कहते हैं इसको, पदबंध अंकक इसे कहते हैं फ्रेजर मार्कर। स्रोत भाषा के पदबंधों या वाक्यांशों को चिन्हित करता है। और तीसरा होता है स्पीच ड्राइवर। स्पीच ड्राइवर क्या करता है? व्याकरणिक कोटि के आधार पर संज्ञा, क्रिया, मुहावरे आदि की ये पहचान करता है। ये हुए मशीनी अनुवाद के घटक के विभिन्न मुख्य और सहायक सिस्टम। तीसरा घटक हम देखते हैं मानव, जो एक महत्वपूर्ण घटक है। भले ही ये मशीन है, मशीन अनुवाद करती है, मानव इसका सहायक होता है, किंतु मानव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव इसे बनाने का भी काम करता है और मानव इससे प्राप्त भाषा को देखने का भी काम करता है। कुछ त्रुटि तो नहीं है या क्या सुधार कर सकते हैं वह भी काम करता है। इसलिए भले हम कहें मशीनी अनुवाद, किंतु मानव की भूमिका यहाँ पर किसी प्रकार से कम नहीं है। सिस्टम डेवलपर, यूज़र, सहायक तीनों रूप में वह यहाँ पर काम करता है। इस प्रकार मशीनी अनुवाद में अनुवाद की प्रक्रिया विभिन्न चरणों से होकर जाती है और हमें स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करके देती है। फिर हम आते हैं इतिहास। थोड़ा सा हम यदि देखें तो मशीनी अनुवाद का इतिहास शुरू हुआ दूसरे विश्व युद्ध के समय, क्योंकि उस समय बहुत सारे देशों के बीच आपस में गुट बने हुए थे और उन गुटों में विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले सैनिक रहा करते थे। सभी तो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, इसलिए उस समय मशीनी अनुवाद की कोशिश की गई, जिसने उनके बीच अनुवाद, वैसे भी सांस्कृतिक सेतु कहलाता है, अनुवाद ने उनके बीच सेतु का कार्य किया। उसके बाद रूस के वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयास किया। 1947 में वॉरेन वीवर के लेख के आधार पर वास्तविक रूप से इसकी शुरुआत हुई। 1954 में IBM ने न्यूयॉर्क में अनुवाद कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसमें रूसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और बाद में और भी अनुवाद प्रणालियाँ विकसित हुई। कई देशों ने उस पर काम किया। सिस्ट्रॉन विकसित हुआ। इसके बाद भारत की यदि हम बात करें तो भारत में 1980 में
मशीनी अनुवाद की शुरुआत हुई। आंग्ल राजभाषा, मंत्र राजभाषा, मात्रा आदि कंप्यूटर अनुवाद प्रणाली का विकास हुआ। विभिन्न अनुवाद पद्धति को यदि हम देखें तो पहली है प्रत्यक्ष अनुवाद पद्धति, जैसे सिस्ट्रॉन और लोगोस पर प्रत्यक्ष अनुवाद पद्धति पर आधारित काम होते हैं। अंतरण मशीन अनुवाद पद्धति, जैसे SUSI, SUSI। अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति, अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति उसका महत्व, अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति का महत्व उस समय बढ़ जाता है जब 2 से अधिक भाषाएं हमारे सामने हों और उन पर हमको काम करना हो, उनका हमें अनुवाद करना, उन भाषाओं के आधार पर हमें काम करना है। तो इसमें एक रहती है स्रोत भाषा, स्रोत भाषा से मध्यस्थ भाषा और मध्यस्थ भाषा से फिर लक्ष्य भाषा को हम प्राप्त करते हैं। मशीन अनुवाद के प्रकार यदि हम देखें तो पूर्णतः स्वचालित मशीनी अनुवाद और दूसरा है अर्ध स्वचालित मशीनी अनुवाद। वो जैसा हमने पहले कहा कि बिना मानव के तो मशीनी अनुवाद होगा ही नहीं। अभी आगे यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना विकास कर लिया कि बिना मानव के भी हो जाए तब हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, किंतु आज की स्थिति में पूर्णतः स्वचालित मशीनी अनुवाद यदि हम कहें भी तो मानव का थोड़ा हस्तक्षेप उसमें रहता ही है। दूसरा है अर्ध स्वचालित मशीनी अनुवाद। अर्ध स्वचालित मशीनी अनुवाद के भी 2 प्रकार हैं, जिसमें है ह्यूमन असिस्टेड मशीन ट्रांसलेशन और दूसरा है मशीन असिस्टेड ह्यूमन ट्रांसलेशन। ह्यूमन असिस्टेड मशीन ट्रांसलेशन अर्थात मनुष्य सहयोगी के रूप में यहाँ पर रहेगा और मशीन अनुवाद का कार्य मशीन कर रही है। मशीन असिस्टेड ह्यूमन ट्रांसलेशन में अनुवाद का कार्य मानव करेगा और मशीन उसकी यहाँ सहयोगी रहेगी। मशीनी अनुवाद के लिए आज हिंदी में गूगल सभी तरफ उपलब्ध है। अभी तक हम केवल वाक से या लिखित इनपुट से हम अनुवाद प्राप्त करते थे, लेकिन गूगल ने आजकल यह सुविधा दी है कि यदि आपके पास टेक्स्ट की फ़ोटो है तो उस फोटो को वो टेक्स्ट में बदल देगा, इंग्लिश से हिंदी में। तो गूगल ट्रांसलेट एक ऐप है, गूगल ट्रांसलेट है, टेक्स्ट वॉइस ट्रांसलेटर है, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर है, इंग्लिश हिंदी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर है और ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेटर फ्री है। इसके अलावा मंत्रा और अनुसारक, ऐसे कुछ का मैंने नाम लिया है जिनके द्वारा ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है मशीन के द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा। वाक अनुवाद प्रणाली को विकसित करने की और भी परियोजनाएं चल रही हैं अभी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मशीनी अनुवाद की कुछ सीमाएं तो हैं, किंतु मशीनी अनुवाद आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, समय की बचत करने के लिए और मानव संसाधन यदि आपके पास नहीं है ज़्यादा तो इस दृष्टि से मशीनी अनुवाद हमारे लिए आगे भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। मशीनी अनुवाद की लेकिन कुछ सीमाएं हैं। अभिधात्मक अर्थ वाली सामग्री का अनुवाद तो मशीन आसानी से कर देती है, किंतु द्विअर्थक लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति जहाँ शब्द सामग्री या भाषा सामग्री में हो वहाँ अनुवाद में कठिनाई आती है। सृजनात्मक क्षेत्रों जैसे विज्ञापन के क्षेत्र या
हम साहित्य के क्षेत्र में लें तो एक ही शब्द के हम कई पर्याय रखते हैं और उन पर्यायों को विभिन्न भाव और अभिव्यक्ति के आधार पर हम उपयोग में लाते हैं। तो सृजनात्मक क्षेत्रों, साहित्यिक, विज्ञापन आदि क्षेत्रों में हमें कठिनाई होगी। विधि के क्षेत्र में विधि के शब्द और शब्दावली भी अलग रहती है। ऐसे क्षेत्रों में हमें मशीनी अनुवाद में कठिनाई आती है। मशीन उतना ही समझती है जितना मानव द्वारा उसे प्रोग्राम्ड किया जाता है। मशीन का प्रोग्राम, उसका सॉफ्टवेयर बनाने का काम मानव द्वारा ही होता है, अतः वह मानव पर निर्भर है। दूसरी चीज, गुणवत्ता बढ़ाने हेतु मानव की भूमिका यहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि आचार, विचार, संस्कृति, भाव आदि के स्तर पर वही अभिव्यक्ति दे सकता है। वह अभिव्यक्ति मशीन नहीं कर सकती। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में ज्ञान विज्ञान साहित्य के विस्तार के साथ ही गुणवत्ता बनाए रखने हेतु प्रौद्योगिकी के जानकारों और भाषाविद दोनों के लिए ही चुनौतियों के साथ ही इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अनुवाद सिद्धांत पर और विस्तार से जानकारी हेतु अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा सुरेश कुमार जी की पुस्तक आप लोग पढ़िए। और मशीनी अनुवाद पर डॉक्टर हरीश कुमार सिट्टी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर इग्नू ने जो लेक्चर दिया है वो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।